Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express। तो स्टूडेंट्स आज है 5th ऑफ मई एंड दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज को हम गो थ्रू करेंगे और आज हम इनिशिएट करेंगे विद द एडिटोरियल्स इटसेल्फ। तो पहला एडिटोरियल जो हम देख रहे हैं इट इज बाय सुहासिनी हैदर जो बेसिकली एक्सपर्ट है व्हेन इट्स कम टू एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस ऑल्सो, और उन्होंने यहाँ पे अपना एक आर्टिकल राइट करा है विच इज टाइटल नॉट रिवेंज और रिटेलिएशन बट अ पैराडाइम शिफ्ट। और यहाँ पे शी इज टॉकिंग अबाउट कि हमें सिर्फ इस पहलगाम अटैक के बाद सिर्फ रिटेलिएशन या रिवेंज लेने का नहीं सोचना चाहिए, हमें एक पूरा प्रॉपर एक टोटल एक प्रैग्मेटिक शिफ्ट लेना चाहिए। पैराडाइम मतलब एक टोटल चेंज यहाँ पे शिफ्ट लेना चाहिए विद आवर पॉलिसीज टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड दोज हु बेसिकली आर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान और दोज हु आर इन फेवर ऑफ टेररिज्म ऑल्सो। तो यहाँ पे शी हैज गिवन सर्टेन रीजंस व्हाई वी शुड टेक सर्टेन स्टेप्स एंड व्हाट शुड बी द स्टेप्स व्हिच शुड बी टेकन, ये सब इन्होंने इसके अंदर में डिस्कस करा है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ देखोगे तो यहाँ पे शी हैज टॉक्ड अबाउट कि करंटली जो पर्टिकुलर पहलगाम अटैक हो उसके बाद में हमने क्या क्या एक्शंस लिए हैं। तो पहला डिप्लोमेटिक मूव में हमने करा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमने डिप्लोमेटिक एक्शन क्या लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हमने यहाँ पे एंड नहीं करा, उसको सस्पेंड किया। सस्पेंशन इज ऑलवेज टेम्पररी। ठीक है, सेकंड चीज हमने ये करा है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वी हैव गिवन सिग्नल्स टू आवर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स कि उनके पास में फुल ऑपरेशनल से है, जो भी वो एक्शन लेना चाहे उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए वो अपने आप से एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद नाउ शी इज सेइंग कि अब हमें यहाँ पे एक नया अप्रोच अपनाने की जरूरत है और उसके बारे में शी इज टेलिंग अस टू हैव अ 3-pronged स्ट्रेटजीज कि हमारे अब यहाँ पे 3 लेवल पे हमें 3 स्टेप्स में यहाँ पे एक स्ट्रेटजी को अप्लाई करना पड़ेगा। सो रेदर देन जस्ट गोइंग थ्रू कि हम रिवेंज रिटेलिएशन की बात करें कि ये पहलगाम अटैक हुआ है इसके लिए हम रिवेंज ले लेते हैं, हम यहाँ पे हमें पैराडाइम शिफ्ट करना है और हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा और हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए वो इन 3 पिलर्स के ऊपर पे बेस होनी चाहिए। पहला है काउंटर टेरर ऑपरेशन। सो इट शुड नॉट जस्ट बी अ वन ऑफ आपका ऑपरेशन बट यहाँ पे हमें रेगुलरली अब काउंटर टेरर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे एंड शी हैज सेड कि इट कैन इंक्लूड इवन योर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस आल्सो। सेकंड इज मिलिट्री रिटेलिएशन विद एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यहाँ पे वी शुड नॉट बी कि हम यहाँ पे जो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर है या जो आपकी एलओसी है वहां पे जाके जब हमारे पे सीजफायर वॉल्यूशन होता है तभी हम करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू हैव मिलिट्री रिटेलिएशन जिसके अंदर में हम सरप्राइज अटैक हम भी कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल कि यूजुअली जहां पे आपका जो बॉर्डर है शांत रहता है वहां पर भी हम अटैक करना चाहिए, मतलब सामने वाली जो पार्टी है पाकिस्तान इस केस में उसको सरप्राइज का एलिमेंट यहां मिलना चाहिए। एंड थर्ड इज मैनेजिंग पाकिस्तान काउंटर रिएक्शन, और यहां पे पाकिस्तान जो काउंटर रिएक्ट करता है जैसे लास्ट टाइम आपके बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई थी उस बेसिस उसी तरीके से हमें यहां पर भी उनके जो काउंटर रिएक्शंस है इनको अब मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ओके, तो ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं जो यहां पे इन्होंने हमें सजेस्ट करी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ओके, थोड़ा अगर डिटेल में जाए तो नाउ इसके बाद में ये रिस्पांस और इस रिवेंज के बारे में बताया कि इससे पहले जब भी हमारे अटैक्स हुए थे तो कब कब अटैक्स हुए थे और हमने उसमें क्या रिटेलिएटरी एक्शन लिया। तो जैसे 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो 2001 के अंदर में जो टेररिस्ट थे एलईटी के टेररिस्ट जो थे उस टाइम में वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे। वहां पे लकीली आपके कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कुछ भी उसमें नुकसान नहीं हुआ था बट वी लॉस्ट मैनी ब्रेव सोल्जर्स, मैनी ब्रेव जो आपके पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे पुट अप थी उनकी बहुतों की वहां पे डेथ हुई थी। हाउएवर उस पर्टिकुलर केस के बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पे सारे जो ट्रुप्स थे इंडिया के उनको मोबिलाइज किया था, उनको सबको पाकिस्तान की बॉर्डर पे लाया था। बट वहां पे हमारे साथ एक इशू ये हुआ कि वो जो पर्टिकुलर मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स था कि अब तो शायद वॉर हो ही जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के करने में इतना टाइम निकल गया कि उस पर्टिकुलर रिटेलिएशन की रिवेंज की कोई वैल्यू नहीं रहती। और इससे हमने ये रियलाइजेशन करा कि अगर हमें यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स करना है तो हमें उसके लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक हमारा ड्रॉबैक समझ में आ रहा है आपको क्या है कि हम बिल्कुल भी प्रोएक्टिव नहीं है। अब कुछ एक्शन हुआ उसके बाद में हमें हमारी कमी रियलाइज हो रही है और अब हम उसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं। ओके, तो वो जो पर्टिकुलर मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स था उसका नाम था ऑपरेशन पराक्रम। तो कहीं पे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऑपरेशन पराक्रम किससे डील करता है, तो रिमेंबर इट्स डील्स विद मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स आफ्टर द 2000 पार्लियामेंट अटैक। ओके, इसके बाद द वेरी इनफेमस आपके 2008 के अंदर में 26/11 मुंबई अटैक्स होते हैं आपके, जिस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपकी इंडिया ने कोई भी मिलिट्री एक्शन का डिसीजन नहीं लिया। यहां पे उसने सोचा कि हम इस पे इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करेंगे और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे।
बट वी नो दिस वेरी वेल कि यहां पे पाकिस्तान ने स्टेप्स तो लेते हुए दिखाई कि हमने बताया कि ये लोग इन्वॉल्व थे, उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस फाइल हुए, बट एक्चुअल सिचुएशन ये है कि वो लोग आज भी फ्रीली रोम कर रहे हैं। आपने अगर हाफिज सईद का नाम सुना है तो ही वाज वन ऑफ द पर्सन जो उस पर्टिकुलर 2008 के अटैक की प्लानिंग के अंदर में इन्वॉल्व था। एंड डू यू नो व्हाट वेयर ही इज नाउ? ही इज इन पाकिस्तान एंड ही इज टोटली सेफ एंड साउंड। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि हाफिज सईद किस पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं या हेड है। हाफिज सईद किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं? ओके, यहां पे ऑल्दो उस टाइम में हमें लगा कि हमने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कर लिया है, बट इट वाज आल्सो इट वाज लेटर फाउंड आउट कि ये जो पर्टिकुलर हमने एक्शन लिया था दैट इज नॉट इनफ टू बेसिकली टू रेजिस्ट पाकिस्तान फ्रॉम डूइंग सच काइंड्स ऑफ एक्शन आल्सो। इसके अलावा FATF जो आपकी एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करके, उसकी दो लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट के अंदर में जो पर्टिकुलर कंट्रीज होती हैं वो टोटली प्रोहिबिटेड होती हैं टू ट्रांजैक्ट विद एनी कंट्री या टू ट्रांजैक्ट विद एनी कंपनी इन द पर्टिकुलर FATF ब्लैक लिस्ट कंट्री। और जो FATF ग्रे लिस्ट कंट्री होती है, यहां पे एक वार्निंग सिग्नल होता है कि अगर आपने जो टेररिस्ट फंडिंग आपकी कंट्री में हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो पैसा यूज किया जा रहा है, अगर आपने उसको फटाफट से नहीं रोका तो अब आपको ब्लैकलिस्ट में पुटअप कर दिया जाएगा और आपके ऊपर पे काइंड ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस पुटअप हो जाएंगे। तो 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसके बाद में इंडिया वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग पाकिस्तान इनटू द FATF ग्रे लिस्ट, और इस वजह से इनको कुछ टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में एक्शंस लेने पड़े थे। ओके, तो ये 2008 का हो गया। उसके बाद 2016 का पठानकोट का अटैक होता है, जिसके बाद में पाकिस्तान से हम के साथ मिलकर हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करी थी। उसे जस्ट पहले आपके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, ही एक्चुअली वेंट टू पाकिस्तान नवाज शरीफ के बर्थडे पे या आई थिंक डॉटर के मैरिज पे किसी पे वो गए थे वहां पे, और उसके बाद में पठानकोट अटैक होता है और वहां पे नवाज शरीफ और ये बात करते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पे पठानकोट एयरबेस के अटैक को यहां पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंड करती है, बट उसका रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता। उसके बाद 2016 में उरी के अंदर में आपका अटैक होता है, तो क्रॉस LOC सर्जिकल स्ट्राइक्स POK के अंदर में करे जाते हैं। इसके बाद में हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो थोड़ी प्रोएक्टिव होती है, एंड यहां पे हमने क्लियर सिग्नल भेज दिया कि अगर अब पाकिस्तान या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कोई भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में होता है तो उसके अगेंस्ट में हम भी एक्शन लेंगे। ओके, तो यहां पे ये उरी होता है। फिर पाकिस्तान फिर भी लर्न नहीं करता है। फिर आपका पुलवामा अटैक होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स होती है, बियॉन्ड POK जाके हम बाला स्ट्राइक्स आपके करते हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलर आपके जो आपके एयरफोर्स ऑफिसर होते हैं उनको पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो कैच कर लेती है और फिर वो पाकिस्तान कस्टडी में होते हैं। लेटर ऑन ही इज रिटर्न बैक टू इंडिया। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पर्टिकुलर एयरफोर्स है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर शो नहीं होती है। यहाँ पे पाकिस्तान जो एयरफोर्स होती है वो इजिली यहाँ पे हमारे जो अटैक्स होते हैं उनको रिटेलिएट कर पाती है। तो अगेन यहां पे भी इट वाज वन ऑफ इंसिडेंट जो इस टाइप से हुआ था। अब यहां पे क्या है कि हमारे पास रिस्पॉन्सेज को अगर आप देखते हो तो उससे हम प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं, इससे हमारा डेटरेंट इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी अब पहलगाम अटैक हुआ है, तो यहां पे आफ्टर पहलगाम अटैक नॉट जस्ट इंडिया बट पाकिस्तान इज ऑल्सो रेडी कि यहां पे इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले सकता है, मिलिट्री स्टेप्स कैसे ले सकता है, उन सब के लिए वो पहले से रेडी है। तो यहां पे हम कोई भी डेटरेंट इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, बिकॉज अनलाइक इट इज बिलीव्ड बिकॉज ऑफ द न्यूज चैनल्स इन इंडिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पावर डायनामिक्स है उसमें बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, और अगर हमें उनसे कंटेस्ट करना होगा तो वी हैव टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और इसके लिए हमारे पास पूरे आर्मी और जो पर्टिकुलर जितने भी आपके फोर्सेज हैं उनके प्रॉपर इक्विपमेंट्स उनके पास में होने चाहिए, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन पूरे होने चाहिए, और उसके बाद विद फुल प्रिपरेशन ओनली हम पाकिस्तान के साथ अच्छे से इस चीज में फाइट कर सकते हैं। तो यहां पे शी इज पॉइंटिंग आउट कि हमने जो पहले एक्शंस लिए थे उससे हमारा जो रिस्पांस है वो बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुका है। स्पेसिफिकली जो लास्ट 2 स्क्रमिशेस हुई थी 2016-19 के अटैक्स में हुए थे, उरी का जो हमने करा था, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स थे, उसके बाद से यहां पे जो पाकिस्तान आर्मी है इट हैज अंडरस्टूड कि जो इंडिया है वो क्या क्या एक्शन ले सकता है, तो उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, तो कोई डेटरेंट इफेक्ट उसमें क्रिएट नहीं होगा। ओके, अब यहां पे इन्होंने बात करी है कि पाकिस्तान इस करंट सिचुएशन में क्या कर रहा है। तो पहले जनरल आसिफ मुनीर जो वहां के आर्मी के हेड हैं, उन्होंने अभी जस्ट इस इंसिडेंट से पहले एक जगह पे एक स्पीच दी थी, और वहां पे उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वीन बोला है बेसिकली, कि ये जो है यहीं से इनका सारा जो पूरा खून है या पूरे का पूरा जो फंक्शनिंग है पाकिस्तान की वो कश्मीर के थ्रू ही होती है। अगर वो पर्टिकुलर वीन है, अगर वो इंडिया दबा लेता है तो पाकिस्तान जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहां पे उन्होंने
उनका जो ये आर्मी का स्टैंड है वो यहाँ पे क्लियर करा है। जिया उल हक आइडियोलॉजिकल लेगेसी, तो जिया उल हक जो पहले इनके जनरल भी थे और उसके बाद में ये वहां के प्रेसिडेंट भी बने, डिक्टेटर प्रेसिडेंट बने, उन्होंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज क्लियर कर दी है आसिम मुनीर ने, बिकॉज ये भी आपके कहीं ना कहीं इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो यहाँ पे आर्मी का जो मोटो है, जिया उल हक वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिनके बाद जो पर्टिकुलर आर्मी है वो एक रिलीजियस आर्मी में, काइंड ऑफ रिलीजियस आर्मी में कन्वर्ट हो गई। वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो रोल है या उसका इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, और वो आज भी आर्मी की पॉलिसीज को, वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। आई वुड से कि सबसे प्राइमरी इन्फ्लुएंस वहां पे रिलीजन का ही हो गया है। इस वजह से भी दे आर मतलब उनके आगे एक पर्दा सा लगा हुआ है कि हमें इंडिया के साथ किस तरीके से यहाँ पे नेगोशिएट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कौन से प्रेशर हैं जनरल मुनीर के ऊपर पे कि उनको कुछ ना कुछ इंडिया के अगेंस्ट में अच्छे एक्शंस लेने पड़ेंगे कि इनकेस अगर कुछ भी होता है तो। एक अभी रिसेंटली आपका अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर पे जफार एक्सप्रेस के ऊपर पे पाकिस्तान में अटैक हुआ था, जिसके अंदर में बहुत सारे जो सिविलियंस थे एंड प्लस जो मिलिट्री पर्सनल थे उनको वहां पे जो वहां का जो पर्टिकुलर ग्रुप था, उस पर्टिकुलर ग्रुप ने वहां पे कई लोगों की को किल कर दिया था। उस वजह से भी उनकी बहुत ज्यादा वहां पे इज्जत खराब हुई है। सेकंड इज इमरान खान पॉपुलैरिटी। तो इमरान खान जो अपोजिशन लीडर है एंड मेनी कमेंटेटर्स बिलीव कि अगर इस बार के इलेक्शंस प्रॉपरली किए जाते, फेयरली कंडक्ट किए गए होते, तो प्रोबेबली इमरान खान की पार्टी होती जो उसमें पर्टिकुलर विनर बन के निकल के आती। अभी इमरान खान जो है वो स्टिल ही इज वेरी पॉपुलर एंड ही हैज टेकन अ एंटी आर्मी स्टैंड इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। तो ये सब भी जनरल मुनीर के ऊपर प्रेशर में, बिकॉज जो करंट आपकी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान में, इट इज सेड कि ये जो पर्टिकुलर डिस्पेंसेशन है ये एक्चुअल में पॉपुलर वोट नहीं रखती है और इसको आर्मी ने यहां पे एस्टैब्लिश करा है। तो एक्चुअल में जो सारी पावर है वो तो पीछे से आर्मी ही कंट्रोल कर रही है, जस्ट फेस के लिए पर्टिकुलर आपकी गवर्नमेंट को क्रिएट करा हुआ है। अब यहां पे एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी कि यहां पे चाइना जो है वो भी इस पर्टिकुलर वॉर में एंटर कर सकता है, बट इट वुड नॉट बी इन फेवर ऑफ इंडिया, बट इट वुड बी सपोर्टिंग पाकिस्तान, बिकॉज चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो यहां पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट कर सकता है अगर उसको थ्रेट लगता है इंडिया के इन्वेजन की वजह से। ओके, तो इस वजह से हो सकता है चाइना एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर करे और यहां पे वो पाकिस्तान को यहां पे करे। ओके, इसके बाद अगर हम आए तो क्या क्या रिस्क ऑफ एस्केलेशन है, इंडिया क्या ऐसा कर सकता है, रश एक्शन करे जिससे एस्केलेट हो जाए। तो पहला है यहाँ पे कि इंटरनेशनल पावर जो है ये ट्रिगर कर दे इनके रिस्पॉन्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अभी रिसेंटली न्यूज चेक करोगे तो यू वुड सी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्लोज डोर मीटिंग कर रहा है ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद IWT सस्पेंशन की वजह से हो सकता है हमें डिप्लोमेटिक बैकलैश फेस करना पड़े, स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इसलिए मेंशन्ड है बिकॉज आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको यहां पे मीडिएट वर्ल्ड बैंक नहीं करा था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी आल्सो। इसके अलावा चाइना बांग्लादेश कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? चाइना और बांग्लादेश आर 2 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया की इंटर स्टेट वाटर जो है वो यहां पे ट्रैवल रिवर्स जो होती हैं वो यहां से मूव करती हैं। एग्जांपल के लिए जो ब्रह्मपुत्र है ये चाइना से तिब्बत से स्टार्ट होती है, फिर ये इंडिया आती है, फिर ये बांग्लादेश आती है। गंगा इज अ रिवर जो भी आपके जो जिन ग्लेशियर से वो पानी लेती है वो पर्टिकुलर ग्लेशियर्स भी आपके चाइना के अंदर में है, फिर वो इंडिया में आती है और इंडिया के बाद वो भी आपके बांग्लादेश में जाती है। तो यहां पे ऐसे कई एग्जांपल्स हैं कि यहां पे डिप्लोमेटिक बैकलैश हो सकता है बिकॉज ऑफ IWT सस्पेंशन। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज करंटली पाकिस्तान इज वन ऑफ द मेंबर। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में पाकिस्तान इज अ मेंबर, तो उसका जो से है क्लोज डोर मीटिंग्स एग्जांपल के लिए वहां पे उसका से ज्यादा होगा, तो वहां पे भी हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद इन्होंने हमें कुछ यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज बताई हुई हैं जो रिकमेंडेड है एज पर हर कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो यह है कि जो पर्टिकुलर फोर्स जिसने पहले क्लेम करा था इस पर्टिकुलर अटैक्स के लिए और बाद में अनक्लेम भी कर लिया था उसका नाम है TRF द रेजिस्टेंस फोर्स। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन के अंदर में जाके उसको एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे पुश कर सकते हैं। सेकेंड इज कि हम हमारे जो एलाइज हैं उनको पुश कर सकते हैं कि लाइक US को कि ये इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें। थर्ड इज इंडिया यहां पे उसका जो प्रपोजल रहा है कि करंटली क्या है यूनाइटेड नेशंस में कोई इंटरनेशनल आपका कन्वेंशन नहीं है जहां पे टेररिज्म के अगेंस्ट में हमने बात करी हो। टेररिज्म को डिफाइन कैसे करोगे उसको लेके कोई भी डेफिनेशन भी नहीं है इंटरनेशनल। तो ये पॉइंट आप अलग से भी लिख सकते हैं कि देयर इज नो इंटरनेशनल डेफिनेशन या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म।
ओके, तो ये चीज दैट रखना, कोई भी डेफिनेशन नहीं है, देयर इज वन कन्वेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो इंडिया बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है यूनाइटेड नेशन में पास करने के लिए, सो दैट हम टेररिज्म को डिफाइन कर सके और कोई भी अगर उस टाइप का एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल एक्शन हम प्रॉपर यूनाइटेड नेशन के अंदर में ले सकें। इसके अलावा वी कैन यूज अपोजिशन लीडर्स एंड जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ग्लोबल एडवोकेसी। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो अभी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला है, आपकी जो अपोजिशन लीडर्स है जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से जो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम बैठते हैं, आपके कांग्रेस के लीडर्स एक्सेट्रा हैं, उनको अगर हम साथ में लेके चले तो यहाँ पे एक लार्जर मैसेज सेंड किया जा सकता है कि इंडिया के अंदर में नॉट जस्ट द करंट गवर्नमेंट बट जम्मू कश्मीर के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपकी जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी, दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग विद इंडिया इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन। उससे क्या होता है, इंडिया जब आपका यूनाइटेड स्टैंड होता है तो उससे जो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं वो और भी ज्यादा लार्ज होते हैं। तो यहां पे कुछ ये स्टेप्स इन्होंने बताए जिस बेसिस पे हम उनके ऊपर पे एक्शंस ले सकते हैं। ओके, तो ये इसके बाद एक इन्होंने बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी सा, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का इन्होंने यहाँ पे हमें सजेशन दिया है कि करंटली जो पर्टिकुलर एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो बेसिकली सीज फायर लाइन है 1948 के वॉर के बाद, 1971 वॉर के बाद में हमने जो एलओसी थी उसी को ही यहाँ पे आपकी करंट जो लाइन ऑफ ऑर्डर था वो डिसाइड कर लिया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे शी हैज सजेस्टेड कि जो एलओसी है उसको हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए इनटू द फॉर्मर इंटरनेशनल बॉर्डर, विच सिंपली मींस कि जो एलओसी है अब वो पर्टिकुलर फाइनल हो चुकी है। अभी एलओसी के इस तरफ में पीओके पड़ता है, इस साइड में इंडिया के पास जो कश्मीर वाला पार्ट है वो रहता है। अगर हम उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद में अगर कोई भी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से होता है, सो वी कैन कॉल इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो यहां पे शी इज सेइंग कि एलओसी को हमें यहां पे ये पर्टिकुलर चीज कर देनी चाहिए। बट दूसरी चीज, जो बहुत सारे जो लोग हैं जो कि अखंड भारत की बात करते हैं, दे वुड नॉट बी हैप्पी विद इट, बिकॉज इसमें हम यहाँ पे जो पीओके वाला पार्ट है उसको उस साइड का पाकिस्तान का पार्ट मान रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज यहां पे शी इज क्लेमिंग कि पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसकी डेमोग्राफिक जो है वो पूरी चेंज कर दी गई है और उसको गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर में यहां पे उसका पार्ट बना दिया गया। गिलगिट बल्तिस्तान वहां का एक पर्टिकुलर स्टेट है, प्रोविंस है। तो जो पर्टिकुलर पीओके उसमें जो लोग रह रहे हैं अब, दे आर नॉट एक्चुअली कश्मीरीज नाउ एक्चुअली, और वहां पे बहुत सारे पंजाब प्रोविंस के, बाकी प्रोविंसेस के जो लोग हैं वो वहां पे जाके सेट हो गए हैं। तो कल अगर वहां पे कोई रेफरेंडम भी होता है या वहां के लोगों से पूछा जाता है कि आप कश्मीर में इंडिया का पार्ट बनना चाहोगे या आप पाकिस्तान का पार्ट, तो प्रोबेबली वो लोग पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहेंगे। तो इसलिए शी इज सेइंग कि यहां पे इंडिया का टेक ओवर जो है वो अब अनवायबल हो चुका है, बिकॉज वहां डेमोग्राफिक ही चेंज हो गई है। सो यहां पे इट वुड बी बेटर फॉर इंडिया कि हम यहां पे एक फाइनल डिसीजन लेते हैं और जो एलओसी उसको इंटरनेशनल बॉर्डर यहां पे डिसाइड किया जाता है। ओके, तो कंक्लूजन क्या इस पर्टिकुलर आर्टिकल का कि इंडिया को यहां सिंबॉलिक और रिएक्शनरी रिस्पॉन्स से मूव करना पड़ेगा। इट अ पर्टिकुलर एक्शन शुड नॉट ओनली टू शो इट टू द इंडियन पब्लिक कि हम यहां पे उनके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं, या फिर एक इंटरनेशनल मैसेज सेंड करने के लिए नहीं करना है। हमें यहां पे एक पैराडाइम शिफ्ट करना है जिसके अंदर में हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि हम आगे जाके टेररिज्म से फाइट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो क्या क्या लॉन्ग टर्म पैराडाइम शिफ्ट में क्या होगा, वी शुड बी स्मार्ट इन आवर डिप्लोमेसी, we should be strategic in our military planning and we should be realistic when it comes to border solution, जिसमें उनका एक सजेशन ये है कि हम एलओसी को अगर इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट कर दें तो उसके बाद में जो पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जा सकता है। अभी क्या है, एलओसी जो है वो एक अनसेटल्ड बॉर्डर है, तो उसके अंदर में अगर कोई भी पर्सन वहां से टेररिस्ट क्रॉस करके इंडिया में एंटर भी करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का ये एक स्पेसिफिक एक्ट ऑफ वॉर है, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं करी, इट्स अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर, तो इसलिए वो इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे जो ये सुहासिनी हैदर का आर्टिकल, आई वुड से इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। बहुत अच्छे से इन्होंने सारे पॉइंट्स को कवर करा है, हमें पुरानी हिस्ट्री बताई है, अभी के एक्शंस हैं वो बताए गए हैं, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर अभी क्या चल रहा है, पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें बताया गया है, चाइना का रोल कैसे हो सकता है वो बताया हुआ है। अगर यहाँ पे इंडियन एक्शन कुछ होता है तो उससे हमें क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं, एंड अब हमें कौन कौन से डिप्लोमेटिक एक्शंस लेने चाहिए, जिसमें इनका एक जो रेडिकल सजेशन है कि हमें एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देना चाहिए, सो दैट अगर एलओसी के ऊपर पे कोई भी टेररिस्ट क्रॉसिंग होती है तब हम उसे एक्ट ऑफ वॉर बोल सकते हैं। और पाकिस्तान वुड बी वेरी कॉशियस कि अब अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करवाता है किसी टेररिस्ट को, यहां कोई इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस पर्टिकुलर केस में एन एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम नाउ। ओके, और फाइनली कंक्लूजन करा है कि हमें एक पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म हमें सोचना पड़ेगा रेदर देन थिंकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हम एकदम बेसिक पीस टू पीस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल, अ रियली गुड आर्टिकल आई वुड से।
नेक्स्ट पे आते हैं, एक और आपके हिंदू का एक और एडिटोरियल हम देख लेते हैं, द डिमाइस ऑफ फॉरेन एड इन इंडिया। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल, इट इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, जिसमें इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई, रेगुलेटरी मेजर्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि जो हमें बाहर से कोई मदद मिलती, डोनेशंस मिलते थे, फॉरेन एड मिलती थी, वो जो है पर्टिकुलर फॉरेन एड करीब करीब अब वो खत्म सी हो चुकी है। वी हार्डली गेट एनी फॉरेन एड, एंड द मेन रीजन फॉर दिस इज नॉट कि वहां पे जो फॉरेनर्स हैं उनका यहाँ पे एड देने का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, बट इट इज बिकॉज कि हमारे जो लॉज है, हमारे रेगुलेशंस हैं, वो अभी इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। मे बी यहाँ पे गवर्नमेंट के रीजंस होंगे, बट इनके हिसाब से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि जिस वजह से कोई भी फॉरेन एड इंडिया में नहीं आती है। ओके, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कशन है। तो अगर आप इस आर्टिकल को रीड करते हो तो इन्होंने सबसे पहले बताया है कि इंडिया के अंदर में जो फॉरेन एड आती है उसके सोर्सेस क्या होते हैं, रूट्स क्या क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली दो टाइप से एड आ सकती है, या तो कोई गवर्नमेंट को पैसा दे, या फिर कोई प्राइवेट बॉडी जो है वो यहाँ पे किसी प्राइवेट एनजीओ को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे, या गवर्नमेंट, कोई फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो किसी यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे। तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हो जाएगी ऑफिशियल एड जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, एंड सेकंड इज प्राइवेट एंड एनजीओ एड, जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, जो इंडिया में किसी प्राइवेट कंपनी को या एनजीओ को यहाँ पे एड प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो पहले जो एड आती थी वो यूएस एड, यूएस की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो एड का काम करती है, वो यूरोपियन नेशन जो है, ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया में पैसा भेज देते। अब क्या हो गया कि इंडिया जो है खुद की जीडीपी ग्रोथ अच्छी बताता है, इंडिया अपने आप को फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताता है, फिर फास्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड वेरी सून हम जो है फोर्थ या थर्ड भी बन जाएंगे। तो इस बेसिस के ऊपर पे आपकी जो फॉरेन गवर्नमेंट्स है उन्होंने एड देने से अब एड देने से मना क्या करा है, अब वो एड के लिए इंडिया को कंसीडर नहीं करती है। दूसरी तरफ अगर प्राइवेट एंड एनजीओ फंडेड्स की बात करी जाए तो फॉरेन फाउंडेशंस होती हैं, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, एक कंट्रोवर्शियल है सोरोस फाउंडेशन, वो भी इंडिया के अंदर में सिविल सोसाइटी को पैसा देती है। तो वो पर्टिकुलर बॉडीज हैं जो सिविल सोसाइटी प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा इंडिया में देती है। 1960 के बाद क्या हुआ है कि एनजीओ जो हैं वो फॉरेन गवर्नमेंट से भी पैसा लेती थी और गवर्नमेंट के ग्रांट्स भी मिलने स्टार्ट हो गए थे। इसके अलावा अब क्या है, इंडिया के अंदर में अभी कुछ दिन पहले हमने सीएसआर को पढ़ा है, जस्ट अ फ्यू डेज अगो हमने सीएसआर को कवर किया था। तो सीएसआर स्टैंड्स फॉर योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जिसमें जो कॉर्पोरेट्स होती हैं अपने 2% एनुअल प्रॉफिट जो होता है उसको सोशल रिस्पांसिबिलिटी में या सोशल फंडिंग के लिए यूज करती है। तो वहां पर ये पर्टिकुलर पैसा जो होता है सीएसआर का, वो कंपनीज बहुत बार एनजीओस को भी प्रोवाइड करती हैं। तो एक बड़ा डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव जो फंडिंग के लिए आ रहा है एनजीओस के पास, वो सीएसआर फंड्स है। ओके, अब यहां पे एक बार हम समझ लेते हैं कि इंडिया के अंदर में कौन कौन से वो लॉज हैं जो फॉरेन एड और डोनेशंस को यहां गवर्न करते हैं। तो उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है और जो मेन एक्ट है वो है एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ये जो पर्टिकुलर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये इमरजेंसी के टाइम से आया था और इसका प्राइमरी पर्पस ये था कि इमरजेंसी के टाइम में इमरजेंसी लगाने का एक रीजन यहां पे इंदिरा गांधी ने ये दिया था कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है, फॉरेन फोर्सेज जो हैं जो एंटी इंडिया है, वो यहां पे इंडियन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स या एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स को यहां पे फ्यूल कर रही है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको रेगुलेट करें। तो 1976 के अंदर में इस पर्टिकुलर एक्ट को यहां पे इनेक्ट किया गया था। इससे पहले कोई भी फॉरेन पैसा इजीली इंडिया में आ सकता था, कोई भी रेगुलेशंस नहीं थे। बट इसके बाद में जितने भी फॉरेन डोनेशन, चाहे इंडिविजुअल्स को जाए, एसोसिएशन को जाए, एनजीओ को जाए, यहां पे अब आपका वो रेगुलेशन होना स्टार्ट हो गया था। अब यहां पे क्या है, क्या क्या इसके अंदर में रिक्वायरमेंट्स उसके बाद सेटअप हुई। तो फॉर एग्जांपल कि पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, अब अगर आपको पैसा इंडिया में देना है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एज पर द एफसीआरए। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि किसी भी एनजीओ को, इंडिविजुअल को या प्राइवेट कंपनी को अगर कोई फॉरेन डोनेशंस लेनी है तो उसके लिए उसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद योर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी आपका रिकॉर्ड के अंदर में, रजिस्ट्रेशन के अंदर में नाम होना कंपलसरी है। सेकेंड इज कि जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने पैसा लिया है, जो पर्टिकुलर पर्पस है, आपका अप्रूव्ड पर्पस है, उसी के लिए आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लेट्स से एजुकेशन के फील्ड में एनजीओ रजिस्टर्ड हो, तो ऑल्दो आप हेल्थ के लिए अगर पैसा, आप हेल्थ के लिए भी पैसा यूज कर सकते हो, बट अगर आप सिर्फ एजुकेशन के लिए रजिस्टर्ड हो तो आपका पैसा हेल्थ के लिए भी डाइवर्ट नहीं हो सकता है। ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि यहां पे मैं कुछ भी एंटी इंडियन एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल आप उस पैसे को वैसे यूज नहीं कर सकते हो। थर्ड इज की फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपके सेम अकाउंट में नहीं आएंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें कंट्रीब्यूशन जाएगा। एंड फोर्थ इज कि आपको एनुअली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स और अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो एक आपका
आपका कोई इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिट करेगा, कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करेगी आपको, मतलब नॉन एनजीओ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन करेगी यहाँ पे, और आपको आपके जो रिटर्न्स है उनको एनुअली फाइल भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेन रिक्वायरमेंट होती है एफसीआरए के। और आपका जो एफसीआरए वो रिसेंटली कई बार अमेंड किया गया, जिसमें एक बहुत मेजर जो अमेंडमेंट था वो 2010 में होता, सबसे मेजर जो एफसीआरए का अमेंडमेंट था, जिसके बाद आपके एनजीओस का जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो 10 ईयर से 5 ईयर्स कर दिया गया था। ये सब 2010 में हुआ था। इसके अलावा और भी आपके एफसीआरए के अंदर बहुत सारे आपके रेगुलरली यहाँ पे अमेंडमेंट्स होते हैं, 2010, 11, 2023 और सबसे रिसेंट 2024 लास्ट ईयर ओनली इसके अंदर में हुआ है। और एवरी टाइम दिस अमेंडमेंट हैज बीन डन रेदर देन ओपनिंग ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यहां पे हमने उसको और स्ट्रिंजेंट बना दिया है। फॉर एग्जांपल यहां पे 2020 अमेंडमेंट ये है, वो ये कहता है कि यहां पे अगर कोई पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी एनजीओ को जाता है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जाता है तो वो सब ग्रांट नहीं किया जा सकता टू अनदर एनजीओ। तो फॉर एग्जांपल कि बाहर से पैसा आया जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से और वो एक्स एनजीओ को दिया है, तो वो जो एक्स एनजीओ के पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया वो वाई एनजीओ को एक्स ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सब ग्रांट नहीं हो सकता है। सेकेंड इज कि आपका जो पर्टिकुलर पैसा है उसका 20% ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे खर्च करोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में और आपके पास में 100 रुपए का डोनेशन है तो उसमें 80 रुपीज आपका एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, बाकी का जो 20 रुपीज है वो ही आप सैलरीज के ऊपर पे सामान खरीदने के लिए एनजीओ को रन करने के लिए आप यूज कर सकते हो, बाकी पैसा इसी के लिए यूज होगा। और इस वजह से बहुत सारे एनजीओ जो हैं इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो लूज हो गए और बहुत फेमस जो है वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी एनजीओ हैं, बहुत सारी एनजीओ ने अपने स्टोर्स हैं, ऐसे एमनेस्टी इंटरनेशनल थी एक, उसने आपका अपना जो पर्टिकुलर ऑफिस है यहाँ पे क्लोज कर दिया था बिकॉज ऑफ दी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। ओके, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है रिगार्डिंग फॉरेन एड। सो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी जो है वो क्यों इस तरह से स्ट्रिंजेंट बना रही है, बिकॉज यहाँ पे एक पर्टिकुलर सस्पिशन रेज होता है ऑफ फॉरेन हैंड का इंटरनेशनल एक्टिविटीज में, कि कोई भी गवर्नमेंट अगर स्टेप लेती है तो हो सकता है कि फॉरेन गवर्नमेंट्स वो पर्टिकुलर स्टेप चाहती नहीं इंडिया में हो, इसलिए वो प्रोटेस्ट को यहाँ पे फंड करती है और उस वजह से क्या होता है इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इश्यूज झेलने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज को टारगेट किया जाता है कि कोई भी ऐसी एनजीओ जो रिलीजियस कन्वर्जेंस में इन्वॉल्व हो, या फिर कोई एंटी डेवलपमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि यहाँ पे कोई नया प्लांट बनाया जा रहा है और उसके अगेंस्ट में क्या हुआ एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। अब एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट हो सकता है फॉर द राइट रीजंस हो, बट हो सकता है कि दूसरी जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि इंडिया के अंदर में एग्जांपल के लिए कि नया स्टील प्लांट, कोई बड़ा स्टील प्लांट यहाँ पे आपका रेस करा जाए, तो इसलिए वो वहां पे प्रोटेस्ट के लिए पैसा प्रोवाइड करती है सो दैट वो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट से वो पर्टिकुलर प्लांट ओपन ना हो और वो जो पर्टिकुलर कंट्री के प्लांट्स है वो यहाँ पे बेनिफिट कर पाए। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म विच आई वुड से इज टू मच ऑफ रेगुलेशंस, और यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स से एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको भी फॉरेन एड जो मिलती है उसके अंदर में ये सारे रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। उससे क्या होता है हार्ड स्क्रूटनी होती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती है एनजीओस के लिए, जिस वजह से जो पर्टिकुलर इनका चेक है वो ये प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो इश्यूज क्या क्या फेस कर रहे हैं, तो पहला तो आप ये समझो कि डिक्लाइन फॉरेन एड क्यों हो रहा है, तो इट्स नॉट बिकॉज कि वहां इंटरेस्ट कम हुआ है, रिस्ट्रिक्टिव लॉज हैं, कैंसिलेशन ऑफ एफसीआरए लाइसेंस है कि थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक होती है और कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में उसने कभी पार्ट करा था तो उस वजह से उसके एफसीआर लाइसेंस को कैंसिल हो जाता है। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फॉरेन डोनर्स हैं उनको भी ये डाउट रहता है कि अगर किसी हमने ऐसी एनजीओ को दे दिया जिसको बाद में बैन कर दिया तो हो सकता है हमारी कंट्री में भी हमारी रेपुटेशन जो है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाए। उससे कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। भाई एनजीओ में भी तो लोग काम करते हैं, अगर वो एनजीओ बंद हो जाएगा तो वो लोग भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है बहुत सारे एनजीओस बहुत अच्छा काम भी करते हैं, उनके जो पर्टिकुलर एकदम जमीन के ऊपर पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा वहां पे लॉस होता है। एनजीओ जो होते हैं वो वॉचडॉग का रोल भी करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर पैसे को गवर्नमेंट के एक्सेस को चेक करते हैं, उसको भी यहाँ पे इश्यू होता है। डिक्लाइन इन ग्लोबल कोलैबोरेशन होता है कि बिकॉज एनजीओ से पैसा नहीं आ पाता है तो हम ग्लोबली कोलैबोरेट करने के लायक भी नहीं बच पाते हैं। तो यहाँ पे सजेशन इज कि हम एक ट्रांसपेरेंट, बैलेंस्ड एंड सिक्योर फ्रेमवर्क करना चाहिए। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड ऑल्सो कि सारा पैसा इंडिया में आ रहा है, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो अच्छे आपके एक्ट्स होते हैं, अच्छे आपके जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी यहाँ पे हार्म होता है। तो यहाँ पे शी हैज सजेस्टेड कि हमें यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच लेना चाहिए कि जो पैसा अच्छे पर्पस के आ रहा है वो इंडिया में आ सके, जो अच्छे पर्पस के लिए नहीं लग रहा है वो पैसा इंडिया में ना आए। ओके, तो यहाँ पे ये दो मेन एडिटोरियल्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। आज बहुत अच्छी बहुत सारी न्यूज आई हैं आपके न्यूज़पेपर में।
तो ईसी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है वोटर्स के लिए भी और आपके जितने भी ईसी के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी। उससे क्या होगा, एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपके जो डाउट्स क्रिएट होते हैं या आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन में इश्यूज होते हैं, वो पर्टिकुलर वेरिफिकेशन इश्यूज जो है वो पर्टिकुलर इश्यूज अब कम होंगे। उस पर्टिकुलर ऐप का नाम है ECI नेट, ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट। ECI नेट से आप उसको याद कर सकते हो, जिससे क्या करा है कि जो पहले बहुत सारे डिफरेंट ऐप से उन सबको मर्ज करके एक सिंगल ऐप, तो पहले बहुत सारे ऐप से इसमें नाम भी दिए हुए हैं, हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी विजिल ऐप, सुविधा 2.0, ये सारे ऐप जो हैं इनकी जगह पे एक सिंगल ऐप आ चुका है। तो ECI का सिंगल ऐप का नाम क्या है, ECI नेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बिफोर वी गो इनटू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ECI की बहुत बेसिक्स है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 के अंदर में क्रिएटेड है। कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, तो आपके जो स्टेट लेवल तक के जितने भी इलेक्शंस होते हैं एंड अबव वो ये कंडक्ट कराती है। तो हाईएस्ट ऑफिस का प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा का, और स्टेट लेवल के ऊपर पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ये सारे इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराएगा, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा। अब कंपोजिशन पे आते हैं, इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो इसके अंदर में एक CEC होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होता है। बट ओरिजिनली जब आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तब तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी था, तब इसमें सिर्फ एक CEC होता था। इट वाज इन 1989 जब CEC और 2 ECs को अपॉइंट करा गया। फिर 1990 में वापस एक बिकेम अ 1 मेंबर बॉडी। फिर से ये रियलाइज किया गया कि 91 के अंदर में कि नहीं, से मल्टी मेंबर बॉडी बनाना चाहिए, और सिंस 1991 आपकी जो पर्टिकुलर बॉडी है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। देयर इज 1 CEC एंड 2 EC। एंड अब आपके लिए क्वेश्चन सिंपल सा ये है, जो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है, वो ये है कि आप बताइए भाई कि पहला CEC कौन था, फर्स्ट CEC कौन था, करंट CEC कौन है, एंड इसको सपोर्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है। ओके, जस्ट एक स्मॉल हिंट, अभी जो करंट CEC है वो पहले इलेक्शन कमिश्नर्स थे, अब वो CEC बन चुके हैं और इनकी जगह 2 ECs हैं। ओके, तो एक CEC, फर्स्ट CEC कौन था, करंट CEC कौन है, एंड 2 ECs कौन कौन से हैं। ओके, अब यहाँ पे जो नया आपका ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है ECI नेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट, और यहाँ पे आपका एक सिंगल पर्टिकुलर ऐप क्रिएट कर दिया गया फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, तो चाहे वोटर्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिविल सोसाइटीज हो, EC ऑफिशियल्स हो, इन सब के लिए एक सिंगल ऐप हमने बना दिया। तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पे डिफरेंट सेक्शंस होंगे, आप वहां पे लॉग इन करिए, उसके बाद में आपको जो फैसिलिटी चाहिए वो वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द ECI नेट। तो 1 लाइनर फॉर्म की न्यूज हो जाएगी आपकी ये, इसको आप कहीं पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, राइज ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर विल बूस्ट इंडिया सॉफ्ट पावर, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो खेल इंडिया यूथ गेम्स हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार बिहार में हो रहे हैं। आपके बिहार की 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये पर्टिकुलर गेम्स होंगे, एंड इट इज नॉट द फॉर द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे आपके ये पर्टिकुलर गेम्स हेल्ड करे जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम फर्स्ट टाइम नहीं हो रहे हैं, बट खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट करा था। सो आई थॉट कि यहाँ पे बेसिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये पर्टिकुलर जो यूथ गेम्स है कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, कौन सी मिनिस्ट्री होगी, तो इफ यू नो कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ऑब्वियसली वही कंडक्ट कराएगा, तो ये उनके कंडक्टेड है। फर्स्ट टाइम कब आए थे, तो ये फर्स्ट टाइम 2018 के अंदर में आए थे। और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, स्पोर्ट्स का जो कल्चर है यूथ के अंदर में उसको प्रमोट करना चाहते हैं। एंड इसके अंदर में एक अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे सिर्फ जो फेमस स्पोर्ट्स हैं उन्हीं को ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इंडिया के जो लोकल स्पोर्ट्स हैं जो इतने फेमस नहीं है, रीजनल स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, वो भी इसके अंदर में इनकॉर्पोरेटेड है। और मोर ओवर व्हाट वी वांट इज कि हम यहाँ पे एक स्पोर्टिंग कल्चर यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टारगेट ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पे हम स्कूल चिल्ड्रन और कॉलेज लेवल एथलीट्स को यहाँ पे टारगेट करा जाता है कि उनको भी अच्छी स्पोर्टिंग फैसिलिटी मिले। तो ये जो आपका करंट आपका बिहार में हो रहा है, ये 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, मतलब 7th एडिशन इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2025 होस्टेड इन बिहार। तो एक तो ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आपके खेलो इंडिया गेम्स भी होते हैं, तो आप बताइए मुझे 2025 में जो खेलो इंडिया गेम्स हैं आपके वो किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में हेल्ड करे जा रहे हैं। ओके, तो वो अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, मणिपुर नागा बॉडी अर्ज गवर्नर टू रीइंस्टेट फ्री मूवमेंट रजीम। तो यहाँ पे फ्री मूवमेंट रजीम कुछ स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता है FMR। अब ये FMR क्या है, तो यहाँ पे अगर ये नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का और यहाँ पे आपका म्यांमार है। अब ये पर्टिकुलर बॉर्डर आपको दिख रही है इंडिया और म्यांमार के बीच की, ये हमने ड्रॉ नहीं करी है, ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ करी थी।
अब 1967 में इंडिया ने भी इसके अंदर में थोड़े चेंजेस करे थे, बट फिर भी यहाँ पे जो ट्राइबल्स वो क्लेम करते हैं कि इसमें हमसे नहीं पूछा गया था। अब बिकॉज ये पर्टिकुलर जो आपकी बॉर्डर है ये ट्राइबल्स ने ड्रॉ नहीं करी, ये लोकल बॉर्डर नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल बॉर्डर नहीं है, इट इज अ बॉर्डर ड्रॉन बाय द ब्रिटिशर्स ओनली। सो व्हेन दे वर ड्राइंग इट दे हैड नो इंटरेस्ट और ट्राइबल्स इन देयर माइंड। तो उन्होंने ट्राइबल्स के बारे में सोचा नहीं, तो क्या हुआ, कुछ ट्राइबल्स की पॉपुलेशन यहाँ रह गई, सेम ट्राइब की कुछ यहाँ रह गए। जैसे कि आपके जो नागा ट्राइब्स हैं, जो वैसे तो प्राइमरली इंडिया में ही है, बट इनके कुछ कबीले, इनके कुछ ट्राइबल हैमलेट जो हैं वो आपके म्यांमार में भी एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे इनके रिलेशंस भी एक दूसरे से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हुआ है एक फ्री मूवमेंट रजीम ट्राइबल्स के लिए। तो इस दोनों एरियाज के अंदर में जो पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन बॉर्डर में रहती है वो 16 किलोमीटर ऑन बोथ साइड, 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर इधर, इतना वो यहां पे मूव कर सकती है इजीली। तो व्हाट इज फ्री मूवमेंट रजीम? तो फ्री मूवमेंट रजीम जो है वो इंडिया म्यांमार के बीच में वीजा फ्री ट्रेवल एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, किनको प्रोवाइड करती है? ट्राइबल्स को। वीजा फ्री ट्राइबल एक्सेस प्रोवाइड करती है आपके यहाँ पे ट्राइबल्स को, जिसमें वो दोनों जो पर्टिकुलर बॉर्डर के 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर इधर मूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग एफएमआर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Reconstitute Supreme Court bench to review order which gave unbridled powers to ED। तो यहाँ पे एक आपका 2022 का एक पुराना ऑर्डर है, और इफ अब आपको तो क्या ही पता होगा, आप तो अभी क्लैरिटी दे रहे हैं, तो उस समय मैंने ये चीज बोली भी थी वहां पर भी कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत ज्यादा पावर दी गई है, अरेस्ट की पावर जो उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। तो प्रोबेबली इन फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट शायद इसको वापस से रिकंसिडर करेगी। सो थोड़ा देर से ही भली, बट यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर केस को या इस पर्टिकुलर जजमेंट को वापस से रिव्यू किया जा रहा है। तो उसके लिए एक 3 जज बेंच बनाई गई है जो यहाँ पे इस पुराने जजमेंट को वापस से गो थ्रू करेगी एंड अब इसके अंदर में चेंजेस किए जाएंगे। तो बिफोर वी गो इनटू द स्पेसिफिक जजमेंट, यहाँ पे हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी, जो आप न्यूज में बहुत सुन रहे होंगे कि बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स पे बहुत बार रेड पड़ती रहती है ईडी की, ये ईडी क्या है? तो ईडी स्टैंड्स फॉर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, ये पर्टिकुलर बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में बॉडी है ये, और इसका मेनली काम ये है कि अगर इंडिया के अंदर में कोई भी इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है, कोई भी यहाँ पे जो ब्लैक मनी है उसका जनरेशन हो रहा है, तो ये वहां जाके उसको कंट्रोल करे और उसके अगेंस्ट में एक्शन ले जो लोग उसमें इन्वॉल्व है। ओके, और इसके पास में जो इकोनॉमिक क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर है वो बेसिकली डिराइव होती है फ्रॉम 2 वेरी इंपॉर्टेंट लॉस। पहला तो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PAMLA 2002 का, और दूसरा है फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 के। तो ये दोनों एक्ट्स के अंदर में कि कोई फॉरेन पैसा यहाँ पे ब्लैक मनी है या इलीगल मनी है, उसको यहाँ पे अगर कहीं पे यूज किया जा रहा है या फिर यहाँ पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही है, ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है, तो इन दोनों पर्टिकुलर केसेस में जो पर्टिकुलर ईडी होती है उसके पास में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पावर इस एक्ट के अंदर में प्रोवाइड करी गई है। ओके, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक बार पीएमएलए देख लेते हैं कि पीएमएलए के अंदर में जो आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको क्या क्या पावर मिली है। तो पहला तो यह है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर ईडी है वो अरेस्ट कर सकती है, सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है प्रॉपर्टी जिसमें उसको सस्पिशन है कि यहाँ पे ये मनी लॉन्ड्रिंग से अटैच हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज उनको डाउट होता है कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये या तो आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है उससे बनाई गई है या फिर ये इलीगल मनी से ही चलती हुई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को ये अटैच कर सकती है। थर्ड इज कि किसी भी इंडिविजुअल को यहां पे समन कर सकती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उनके बाद प्रोसिक्यूट कर सकती है। तो यहां पे कैन सी हियर कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत ही ज्यादा यहां पे पावर दी हुई है। ठीक है, अब यहां पे आपको जो ये अरेस्ट, सर्च और ये सीजर की पावर है, यहां पे इस पावर को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो अरेस्ट की पावर होती है इंडिया में वो पुलिस फोर्सेस को मिलती है। ओके, जो पुलिस है उसको मिलती है। अब पुलिस जो होती है वो वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और यहां पे ये पर्टिकुलर एक बॉडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, और इसको भी यहां पे हमने अरेस्ट पावर दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको ईडी को पुलिस बोल सकता हूं? तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये बोल दिया कि ईडी जो है वो पुलिस नहीं होती है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ईडी पुलिस नहीं होती है, तो एक्चुअल में उसके पास में अरेस्ट पावर जो होती है वो डायरेक्टली नहीं आ सकती है, उसको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए अगर उसको किसी को अरेस्ट करना है। हाउएवर 22 में जो जजमेंट आया उसमें जो पर्टिकुलर ईडी है उसको भी अरेस्ट की पावर, सर्च की पावर और सीज प्रॉपर्टी की पावर यहां पे प्रोवाइड कर दी। तो जो पावर उसके पास में नहीं होनी चाहिए थी वो पावर उसे दे दी गई। और यहां पे क्या करा गया
कि जो पर्टिकुलर इनकी रिपोर्ट फाइल करी जाती है, तो जैसे आप कोई क्रिमिनल केस फाइल करते हो तो आप एफआईआर फाइल करी जाती है, यहां पे ईडी क्या फाइल करती है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहां पे जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट फाइल करी जाती है ईडी के द्वारा, उसको बोला जाता है ईसीआईआर। अब यहां पे इश्यू क्या है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस फाइल हुआ है तो जो एफआईआर फाइल होती है उस एफआईआर की कॉपी आपको पक्का मिलती है। आप अगर एक्यूज हो तो आपको कॉपी मिलेगी। यहां पे जो ये ईसीआईआर की रिपोर्ट है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आपको नहीं मिलती है। यानी कि अगर आपको ईडी अरेस्ट कर रही है, ईडी आके आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रही है, आपके अगेंस्ट में केस क्या है वो पर्टिकुलर केस आपको बताया ही नहीं जाता। अब यहां पे इशू क्या हो रहा है कि लेट्स से अगर आप पे एफआईआर फाइल हुई, आप एक्यूज हो, तो आप कोर्ट जाएंगे, आप वहां से बेल ले सकते हैं। यहां पर भी ईडी के केस में भी आप बेल ले सकते हैं, बट यहां पे जो आपका पीएमएलए है उसमें जो बेल की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे कि एक्यूज को प्रूव करना है, यहां पे प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं करेगा कि एक्यूज गिल्टी है, एक्यूज को प्रूव करना है कि वो गिल्टी नहीं है। ओके, तो यहां पे मैंने क्या करा है, बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको रिवर्स कर दिया है। तो एक तो यही बड़ी प्रॉब्लम है। यूजुअली अगर आप बेल लेने जाओगे पुलिस के पास में, आपसे पुलिस से बेल लेनी है तो आप कोर्ट के पास जाते हो और कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो पुलिस होती है, उसको प्रूव करने की आपको उसको बेल क्यों नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि बाहर जाएगा तो यहां पे विटनेस को यहां पे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, एविडेंस को यहां टेम्पर कर सकता है, तो उस केस में आपको बेल नहीं मिलेगी। यहां पे आपके एक्यूज को प्रूव करना है कि वो गिल्टी नहीं है। अब यहां पे इशू क्या है, इसमें बड़ा इशू ये आ गया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर ईसीआईआर रिपोर्ट है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट एक्यूज को प्रोवाइड ही नहीं होती। तो यहां पे उस पर्सन को पता ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट में केस क्या बना है। तो यहां पे वो एक्यूज प्रूव कैसे करेगा कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूं, मुझे बताइए तो सही मेरे अगेंस्ट में केस क्या है। तो पहली कंडीशन ये थी। दूसरा ये कि कोर्ट के ऊपर भी यहां पे एक ड्यूटी लगाई गई है कि कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड कि एक्यूज जो है वो बाहर जाके ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, या फिर यहां पे वो एविडेंस जो उनको टेम्पर नहीं करेगा, यहां पे विटनेस को जाके वो यहां पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहां पे क्या करा गया है कि कोर्ट को भी पूरा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन आगे जाके नहीं करेगा। तो आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस पुट अप कर दिए बेल को लेकर। और यहां पे जो ये पर्टिकुलर दो कंडीशंस हैं, इनको कोर्ट में चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इन दोनों चैलेंजेस को, इन दोनों पर्टिकुलर जो कंडीशंस है, इनको यहां पे वैलिड डिक्लेयर किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। उससे क्या हुआ है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके पास अनब्रिंडल्ड पावर ऑफ अरेस्ट एक्सेट्रा मिल गई है, और इसी पर्टिकुलर चीज को अब चैलेंज किया जा रहा है। ठीक है, किस बेसिस पे किया जा रहा है कि भाई ये जो पर्टिकुलर आपकी कंडीशंस हैं, आपके जो ये पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस, अरेस्ट पावर है, ये वायलेट करती है फंडामेंटल राइट्स को, स्पेशली आर्टिकल 21 जिसमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात है। तो यहां पे आपका जो प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो ड्यू प्रोसेस नहीं है, इस वजह से ये आपका वायलेटिव है। सेकंड है, एक्यूज के पास में ईसीआईआर का ही यहां पे एक्सेस नहीं है, तो वो प्रूव कैसे कर सकता है कि मैं प्राइमा फेसी गिल्टी नहीं हूं। और यहां पे जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ बेल है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होना चाहिए, यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए आपके उस पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन के ऊपर पे। और यहां पे जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि इनोसेंट प्रूवन टिल गिल्टी, इसको ही आपने रिवर्स कर दिया है। तो इस बेसिस के ऊपर पे 22 का जो जजमेंट है उसको कोर्ट जो है वो वापस से रिकंसिडर करेगा। एंड प्रोबेबली यहां पे जो पर्टिकुलर कंडीशन है जो इतनी स्ट्रिक्ट है, इनको यहां पे थोड़ा सा लूज करा जाएगा, सो दैट इस पर्टिकुलर लॉज का मिसयूज ना करा जाए बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, जापान एंड चाइना ट्रेड बार्ब्स ओवर एयर स्पेस वायलेशन। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने चाइना को डिस्कस किया था एक सी डिस्प्यूट में, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। अब इस मैप में तो साउथ चाइना दिख नहीं रही है, बट ये अगर चाइना है आपका, ये अगर चाइना है तो यहां पे साउथ चाइना है। एंड आई सेड, आई हैव टोल्ड यू कि चाइना जो है अभी बहुत ज्यादा वो यहां पे क्या हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है। जैसे उसके पास में पैसा है, वो थोड़ा पावरफुल हुआ है, अब वो यूएस से टक्कर ले रहा है। तो इन सब छोटी छोटी कंट्रीज की क्या औकात की वो उससे पंगा ले। तो यहां पे साउथ चाइना सी में अलग डिस्प्यूट लेके बैठा है, और यहां पे उसके ईस्ट में हो गया ईस्ट चाइना सी, यहां पे हो गई आपकी ईस्ट चाइना सी। अब ईस्ट के अंदर में इसके साउथ कोरिया है, जापान है, और जापान के साथ में भी इसके टेरिटोरियल इश्यूज हैं। ऑल्दो चाइना और जापान के क्या है कि पुराने हिस्टोरिकल वॉर्स भी बहुत रहे, एक दूसरे ने एट्रोसिटीज भी बहुत ज्यादा करी, स्पेशली जापान ने चाइना की इसमें बहुत एट्रोसिटी करी है। मंचूरिया आप मैसेकर पढ़ना कभी आपको टाइम मिले तो, उसमें यू विल रीड अबाउट कि चाइना और जापान की जो हिस्टोरिकल फाइट्स क्या रही है। अब यहाँ पे जो ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आइलैंड ग्रुप है, सेंकाकू आइलैंड। अब ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है ये अनइनहैबिटेड
आइसोलेटेड है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, बट ये जो पर्टिकुलर रीजन है दिस इज वेरी मच रिच इन फिशरीज, ये फिशेस से रिच है। एंड प्लस यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी हो, इस वजह से दोनों चाइना और जापान जो है वो इसको क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली कल ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पे जापान का एक पर्टिकुलर वेसल वहां पे मूव कर रहा था, फिशिंग वेसल था, तो चाइना ने अपने कोस्ट गार्ड के शिप्स को वहां पे, कोस्ट गार्ड की शिप्स और हेलीकॉप्टर्स को भेज दिया, उसके बाद जापान ने अपनी एयरफोर्स को भेज दिया और इस वजह से इन दोनों ने इश्यूज को यहां पे रेस कराया। तो ये एक मोर ऑफ अ वन लाइनर ही है कि चाइना और जापान के बीच में आइलैंड डिस्प्यूट जो है वो किसका है, तो उसका नाम है सेनकाकू आइलैंड। कहां पे है ये ईस्ट चाइना सी के अंदर में, सेनकाकू आइलैंड ईस्ट चाइना सी के अंदर में है आपका ये पर्टिकुलर आइलैंड। और ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है इसका चाइना में बोला जाता है इसको दियाऊ आइलैंड बोला जाता है इसको, ठीक है। तो याद रख लेना ये जो सेनकाकू आइलैंड है चाइना और जापान के बीच में, चाइना है तो ताइवान भी अपने आप को चाइना क्लेम करता है, तो जो चाइना क्लेम करेगा वो ताइवान क्लेम करेगा, जो ताइवान क्लेम करेगा वो चाइना क्लेम करेगा, एंड प्लस जापान हो जाएगा यहाँ पे जिसके बीच में सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूटेड है। ओके, तो ये पर्टिकुलर कुछ फैक्ट्स है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आइलैंड ऑल्सो। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया कंसीडर टैक्स ब्रेक्स फॉर सऊदी अरेबिया सॉवरेनिटी वेल्थ फंड्स PIF प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या टैक्स ब्रेक मिल रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं अनलाइक इंडिया जिनके पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है कि अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो आपको कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आप उस नेचुरल रिसोर्स को बेच सकते हैं। एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारा ऑयल है तो वो उस ऑयल को बेचेगा और उस ऑयल के बदले में उसको पास बहुत पैसा आ सकता है, और इतना पैसा आ सकता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में किसी को भी वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, सबको अपना काम करना होता है, एक सिस्टम उनको बनाना पड़ता है, अदरवाइज तो कोई काम ही नहीं करेगा, ठीक है। बट एनीवे, तो यहां पे जो पर्टिकुलर कंट्री के पास में जो पैसा इकट्ठा होता है, अब उस पैसे का वो करे क्या, तो बहुत सारी कंट्रीज क्या करते हैं, एक सॉवरेन वेल्थ फंड क्रिएट कर देते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पैसा इकट्ठा हो रहा है जिसको उनको कहीं इन्वेस्ट करना है, उस पैसे को वो यहाँ पे पूल करना स्टार्ट कर देते हैं। मोर ओवर जो ये वेल्थ फंड्स होते हैं ये जो वहां की सिटीजन्स भी होती है उनके लिए भी ओपन कर दिया जाता है, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, फॉरेन गवर्नमेंट्स, उनके लिए भी ओपन कर दिया जाता है कि देखिए हम यहाँ पे एक सॉवरेन वेल्थ फंड क्रिएट कर रहे हैं और हम यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे अच्छी जगहों पे, जहां पे हमें बड़ा पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा वहां पे हम इस पैसे को लगा सकते हैं, और उससे आपकी कंट्री को डेवलपमेंट में बेनिफिट हो सकता है एंड प्लस आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से सॉवरेन वेल्थ फंड क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल डेफिनेशन आपके सामने, गवर्नमेंट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स मेड फ्रॉम अ कंट्रीज रिजर्व्स और सरप्लस इनकम। तो आपके पास में कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है या आपके जो नेचुरल रिजर्व्स हैं उसकी वजह से आपका कोई पैसे इकट्ठा हो रहा है, तो उस पैसे को पूल किया जाता है, और ये बिकॉज गवर्नमेंट ओन्ड है तो इसलिए से सॉवरेन वेल्थ फंड किया जाता है। और इसके बाद में क्या करते हैं, ये आपके जो फॉरेन एसेट्स होते हैं या फॉरेन प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो आपका सऊदी अरेबिया का आपका सॉवरेन वेल्थ फंड है, इससे तो ये बहुत सारे क्या कर रहे हैं, इससे तो बहुत सारे फुटबॉल क्लब एक्सेट्रा कर रहे हैं, सो दैट ये स्पोर्ट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट जो है उसमें एक बड़ी प्लेयर बन सके। तो स्टॉक्स में, रियल स्टेट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब जगह इसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब क्या है, सऊदी अरेबिया ने इंटरेस्ट शो करा है कि हम इंडिया में इस सॉवरेन वेल्थ फंड को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे इंडिया अपने आप को और अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, और उसने डिसाइड करा है कि जो सॉवरेन वेल्थ फंड होगा उस पे कंसीडर करा जा रहा है कि हम टैक्स ब्रेक देंगे, यानी कि वो पैसा जो इंडिया में आएगा उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। अब आप ये देखिए कि अगर कोई पर्टिकुलर पैसा, कोई भी पैसा गवर्नमेंट भी इंडिया में डाल रही है उस पे भी टैक्स लगता है। यहां पे वो डिसीजन ले रहे हैं कि आपके जो यहां पे पैसा आने वाला है उस पे पर्टिकुलर कोई टैक्स लगेगा। तो अगर किसी ने वहां से लेट से कि 1000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए इंडिया में लगाए सऊदी अरेबिया के वेल्थ फंड ने, तो उसके ऊपर पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ओके, तो ये यहां पे करा गया है। यहां पे एक एक्सप्लेनेशन है कि क्या होता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट SWF सॉवरेन वेल्थ फंड की बात करी जाए तो किस किस का है, तो सबसे टॉप पे है जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो जाएगा, नॉर्वे गवर्नमेंट का जो पेंशन फंड है वो सबसे बड़ा है आज तक का, 1.6 ट्रिलियन का है। अमाउंट याद मत करना, नॉर्वे का जो पेंशन फंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड है। फिर चाइना आता है, अबू धाबी आता है, सऊदी आता है और कुवैत आता है आपका। ओके, तो ये 5 आपके फंड्स हो जाएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड कौन सा है, नॉर्वे का पेंशन फंड है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं एक और एडिटोरियल, आपका एक और एडिटोरियल जो इंडियन एक्सप्रेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे ईशान बख्शी जी लिखते हैं कि स्टेट्स वांट मोर, यहाँ पे 16 फाइनेंस कमीशन विल हैव टू वॉक अ टाइट रोप ऑन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो स्टेट्स वांट मोर जो है ये किसके लिए है, तो इफ यू नो दिस कि
आपकी जो सेंटर है वो भी टैक्स कलेक्ट करती है और स्टेट जो है वो भी टैक्स कलेक्ट करती है, बट सेंटर की जो टैक्स कलेक्शन पावर है और सेंटर का जो टैक्स कॉर्पस है वो बहुत लार्ज है। और इन एनी केस सेंटर जो है वो डायरेक्टली स्टेट्स में बहुत सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट नहीं करता है, कुछ ही करता है, बाकी की जो पर्टिकुलर स्कीम्स होती हैं स्पेसिफिकली एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटी की, वो स्टेट ही करती है। इसलिए जो पर्टिकुलर पैसा सेंटर के पास में इकट्ठा होता है वो पर्टिकुलर पैसा जो होता है वो स्टेट के अंदर में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो जो पैसा सेंटर के पास में इकट्ठा हुआ है वो पैसा स्टेट्स में भी डिवाइड किया जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये होता है कि ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि भाई किस स्टेट को कितना पैसा देना है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, ये कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड नहीं करती है, आपकी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। हर स्टेट में भी फाइनेंस कमीशन होता है जो स्टेट और पंचायत म्युनिसिपैलिटीज के बीच में टैक्स डिवोल्यूशन करता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसा कैसे डिवाइड होगा, किन प्रिंसिपल्स पे डिवाइड होगा, उसके लिए ये रिकमेंडेशंस देता है। अगेन मैंने वर्ड क्या बोला है, रिकमेंडेशन देता है। अगेन वो रिकमेंडेशंस नॉन बाइंडिंग होते हैं। तो फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होते हैं। तो ये याद रख लेना। ये जो पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन है ये एवरी 5 ईयर्स बनाया जाता है, जैसे कि अभी आपका बनाया गया है और जो 2026 से 2031 के पीरियड के लिए बताएगा। नेक्स्ट ईयर 2026 से लेकर 2031 तक सेंटर के पास में जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको डिवाइड कैसे करना है, स्टेट्स को 40% मिलेगा, 50 मिलेगा, 30 मिलेगा, 35 मिलेगा, किन प्रिंसिपल्स पे मिलेगा, वो सब फाइनेंस कमीशन यहां पे डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ भी रिकमेंड्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट वो डिवाइड द पैसा। ओके, इसके अलावा ग्रांट्स इन एड, यानी किसी को कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट देना है किसी स्टेट को, तो वो किन प्रिंसिपल्स पे होगा, ग्रांट क्या देना है वो नहीं, किन प्रिंसिपल्स पे ग्रांट डिसाइड करनी है आपको, वो भी यहां पे आपका फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है। और अभी आपका 16 फाइनेंस जो बनाया फाइनेंस कमीशन है वो बना दिया गया है आपका 2023 में, और वो 26 से लेके 31 का करेगा। आपसे मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि आपका जो करंटली फाइनेंस कमीशन के हेड हैं, हु इज द हेड ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन का हेड कौन है? ओके, ये आपको पता होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके, इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी 16 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो स्टेट से पूछा गया भाई कि आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। तो अभी करंटली क्या है, 41% सेंटर के बाद जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका 41% स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे स्टेट्स ये कह रही है कि हमारा जो डिविजिबल टैक्स पूल है उसको 50% कर दो, कि जो टोटल पैसा कलेक्ट हो रहा है 41% इज नॉट इनफ, 42% इज नॉट इनफ, 50% यहाँ पे हमारा पूल होना चाहिए। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या डिसीजन लिया जाता है बाय द फाइनेंस कमीशन, बट उनका डिमांड है 50%। अब यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं जो रेज हुए। पहला तो यह है कि सेंटर कह रहा है कि भाई मेरे ही बजट कंस्ट्रेन है, मेरे पास इतना बजट ही नहीं कि मैं 50% आपको दे सकूं। तो यहाँ पे सेंटर कह रहा है कि मेरे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा यह है कि बहुत सारा पैसा जो है वो फिर पहले से खुद ही बोरो कर रहा है इन ट्रांसफर फंड्स के लिए, तो इस वजह से भी उसके पास में कह रहा है कि मेरा हैंड जो है, बजट का जो हैंड है वो बहुत ज्यादा टाइट है। ओके, दूसरा जो इशू है वो है अबाउट अनटाइट वर्सेस टाइट ट्रांसफर। अब ये क्या, ये भी समझ लो बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत सारा पैसा जो फाइनेंस कमीशन यहाँ पे बेसिकली डिसाइड करता है कि 40% आएगा, उसमें से बहुत सारा जो पैसा है वो पहले से किसी ना किसी स्कीम से अटैच होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर सेंटर स्टेट को लेट से 20,000 करोड़ दे रही है तो उसमें करीब करीब मान के चलो 15,000 करोड़ रुपीस है, वो पहले से बताए वो होता है कि ये पर्टिकुलर पैसा किस किस के लिए, नरेगा में यूज हो जाएगा, ये पैसा आपको इलेक्ट्रिसिटी में यूज करना है, डिस्कॉम्स के उसमें करना है, या फिर कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई स्कीम्स है, आपकी समग्र शिक्षा स्कीम है, आपकी पीएम श्री स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में आपको इतना पैसा यूज करना है। तो 20,000 करोड़ अगर मैंने पैसा दिया भी है तो स्टेट का 15,000 करोड़ रुपए स्टेट को तो पहले से बता रखा है, यानी कि उसको कौन सा पैसा कहां लगाना है उसका जो उसके पास में ऑप्शन है वो सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का है। तो ये हो जाता है टाइट फंड्स और अनटाइट फंड्स का। स्टेट चाहती है कि हमारे जो अनटाइट फंड्स है जिसमें कोई भी स्ट्रिंग्स अटैच ना हो वो मेरे ज्यादा होने चाहिए, अनटाइट फंड्स मेरे ज्यादा होने चाहिए टाइट फंड्स के कंपैरिजन के अंदर में। ओके, तो दिस इज व्हाट वन ऑफ द सजेशन इज। ठीक है, अब क्या है, कंसर्न्स अबाउट स्पेंडिंग क्वालिटी। तो वन ऑफ द रीजन कि यहां पे वो अनटाइट फंड्स क्यों मांग रहे हैं, तो देने में वो इशू नहीं है, बट द इशू इज कि करंटली जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स हैं, एग्जांपल पंजाब कर्नाटका जो है, ये सब जो है आपका ज्यादा पैसा खर्च कर रही है ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर जो होता है या फिर यहाँ पे जो फ्रीबीज होती है उनके लिए वो पैसा यूज किया जा सकता है। इसलिए जो सेंटर है वो भी थोड़ा सा डाउटफुल है कि मुझे यहाँ पे फ्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से भी एक बड़ा यहाँ पे इशू चल रहा है, जैसे
से कैश ट्रांसफर स्कीम जो इनका बूम हो रहा है, बहुत सारे कैश ट्रांसफर मतलब सीधे बैंक अकाउंट में पैसे डाले जाने, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट अभी कर रही है, आपके विमेन के खातों में कर रही है, एमपी टाइप से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ग्रुप्स को यहाँ पे आपका इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है। अब इश्यू क्या होता है इनकम सपोर्ट का, विद एवरी इलेक्शन ये जो पर्टिकुलर इनकम सपोर्ट है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू प्रॉमिस मोर अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर इनकम सपोर्ट स्कीम। तो इस वजह से भी ये कैश ट्रांसफर स्कीम का इश्यू चल रहा है। थर्ड इज नेग्लेक्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेट्स को पैसा देना होता है, फाइनेंस कमीशन जो होता है वो यहाँ पे रिकमेंड कर सकता है फॉर द डिवोल्यूशन, तो पंचायत ऑल्सो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेट जो है उनके पास में जो पैसा आ रहा है वो पैसा स्टेट जो है वो लोकल बॉडीज को ट्रांसफर नहीं कर रही है, तो जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास में भी इनफ पैसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से एक न्यूज है, क्राइसिस एट कालेश्वरम व्हाई तेलंगाना's मासिव इरिगेशन प्रोजेक्ट इज डिस्ट्रेस। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कालेश्वरम एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो बेसिकली आपका गोदावरी रिवर के ऊपर पे है। अब जो गोदावरी है ये एक मल्टी स्टेट रिवर है आपकी, ये इसमें ये महाराष्ट्र से आती है, महाराष्ट्र से तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा पे मूव करती है, और गोदावरी रिवर के ऊपर पे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है, मतलब कि यहाँ पे जो वाटर है उसको यहाँ पे किसी डैम में इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसको एक पर्टिकुलर पंप के थ्रू लिफ्ट करके बाकी एरियाज में सेंड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इंटेंसिव है, और इस वजह से इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो तेलंगाना का जो ये डिस्ट्रेस में इसलिए बिकॉज यहाँ पे भी रिसेंटली जो पर्टिकुलर कुछ डैम्स बिल्ड करे गए थे, कुछ जो इनके बैरेज बिल्ड करे गए थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, उससे क्या फ्लडिंग हो गया है, उससे जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया है। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जो आपका प्रोग्राम है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये न्यूज के अंदर में आपके लिए इतना सा इंपॉर्टेंट है कि जो पर्टिकुलर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये गोदावरी रिवर के ऊपर पे है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तो ये वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए मैंने बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। चार धाम यात्रा लेके आपकी ओपन हो चुकी है। अब इसमें जो आपका क्लैट रिलेटेड जो आपका मटेरियल है वो तो सिर्फ इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चार धाम है। तो जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों उत्तराखंड के अंदर में। तो ये चार धाम है आपके हिंदूज के जो बेसिकली आपके समर्स में ओपन हो जाते हैं। तो द न्यूज इज कि जितने भी चार धाम है वो ओपन हो चुके हैं। अब आपको ये समझना है, ये डेट्स आपको याद नहीं करनी है, इट इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। आपको किसी रिलेटिव को बताना हो तो बता देना भाई कि इन डेट्स पे ये डोर्स ओपन हो चुके हैं। ये क्लैट रेलिवेंट नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्लैट रेलिवेंट नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, किसी को बताना हो कि आपके श्राइन्स कब ओपन हुए हैं। ओके, बट व्हाट यू नीड टू नो इज कि इंडिया के चार धाम कौन से हैं, तो आई एम श्योर आपको ये पता होगा। ओके, तो जो आपके मेन चार धाम हैं वो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो अब ओपन हो चुके हैं। एक और वहां पे आप जब बद्रीनाथ के साइड जाते हो तो उधर से एक रूट जाता है जो जाता है हेमकुंड साहिब, जो एक पिलग्रिमेज साइट है सिखों की, वो May 25 को ओपन होगी। ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ हेमकुंड साहिब जाना, बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू ओपन वेरी सून। तो चार धाम कौन से वो पता होने चाहिए, डेट्स आपके काम की नहीं है। ओके, ये सिग्निफिकेंस बताए हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं कि जब आपकी विंटर्स आती है तो ये जो पर्टिकुलर आपके आइडल्स होते हैं, इनका जो पर्टिकुलर सेंटर होता है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है थोड़ा बहुत ऑन द प्लेन एरियाज। तो फॉर एग्जांपल जैसे गंगोत्री में जो है वो पर्टिकुलर जो टेंपल है या जो अबॉर्ड है उसको शिफ्ट किया जाता है। मुकबा के अंदर में उत्तराकाशी में है, यमुनोत्री का खरसली उत्तराकाशी में आता है, वो हो जाएगा। केदारनाथ का जो पर्टिकुलर मंदिर है उसको लिया जाता है रुद्रप्रयाग में ओमकारेश्वर टेंपल के अंदर में, और बद्रीनाथ का जो है वो चमोली में पंडुकेश्वर करके जगह है, वो उनका मेन स्थान बन जाता है, मेन अबॉर्ड बन जाता है, स्थान बोलते हैं हिंदी में। तो ये विंटर के अंदर में जो पर्टिकुलर टेंपल्स होते हैं इनको शिफ्ट कर दिया जाता है काइंड ऑफ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वापस से जब डोर ओपन होते हैं, कपाट ओपन होते हैं, तब ये पर्टिकुलर जो आपके टेंपल्स होते हैं वापस से अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर चार धाम यात्रा। ओके, तो लास्ट न्यूज जो थी ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन थी, बाकी आप बाकी उसे भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस पर्टिकुलर मैसेज एंड विद दिस इंफॉर्मेशन लेट्स एंड टुडे सेशन। Thank you and have a very nice day.